Hello and welcome back everyone to another session on capital budgeting. आज हम कैपिटल बजटिंग के अंदर एनपीवी मेथड के अंदर ही एक और इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ योर मॉड्यूल। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ कंपनी इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट से मतलब है कि दोनों साथ में नहीं हो सकते। देखिए, अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों का एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, भले ही एक का दूसरे से ज्यादा आ रहा हो, पर अगर आपके पास पैसा है तो कम एनपीवी ही सही, बट दोनों प्रोजेक्ट से कमाने का मौका मिल रहा है तो आप एक को भी सेक्रीफाइस क्यों करोगे। पर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के और आर, जो दो सब्जेक्ट मैटर हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मतलब दोनों एक साथ किए ही नहीं जा सकते, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। दैट इज वाई ऑल्दो दोनों की एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो भी हम उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी एनपीवी ज्यादा आ रही हो इन कंपेयर टू द अदर वन। ओके, सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ओके, Project K will require an initial investment in machinery of 2,68,000। मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करना है 2,68,000 का, ठीक है कर देंगे। It is anticipated that machinery will have a useful life of 10 years। लाइफ 10 years की है, इन्वेस्टमेंट 2,68,000 का है, और एट द एंड ऑफ विच इट सैल्वेज विल रियलाइज 20,500। तो सैल्वेज वैल्यू भी दे रखी है। डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हमें डेटा अवेलेबल है, और एक टर्मिनल कैश फ्लो, लास्ट में मिलने वाला कैश फ्लो ईयर एंड पर प्रोजेक्ट की लाइफ 10th ईयर में वो मिलेगा 20,500 का, प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड में। द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश। ओके, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक ऑफ 40,000। तो बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कहने का एक नया तरीका है। कुल मिला के 40,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के लगेंगे। ईयर जीरो में आउटफ्लो हो जाएगा, लास्ट ईयर में फिर से इनफ्लो हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 5 years, कमेंसमेंट के 5 साल खत्म होने के बाद, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, बैलेंसिंग इक्विपमेंट फॉर 45,000 हैज टू बी इंस्टॉल्ड टू मेक द यूनिट वर्केबल। 5 साल बाद एक और इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा 45,000 का, तो यूनिट वापस काम करने लायक रहेगी। तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा 2,68,000 का ईयर वन में, और साथ ही वर्किंग कैपिटल लगेगी 40,000 की, एक्चुअली ईयर जीरो में 2,68,000 का, 40,000 भी ईयर जीरो में लगेगा। उसके बाद एक और खर्चा लगेगा जो लगेगा 45,000 का, वो लगेगा ईयर 5 में। और इसकी हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, सैलवेज वगैरह कितनी आती है वो देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ एडिशनल मशीनरी विल बी रिटर्न ऑफ टू डिप्रीसिएशन ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये जो 45,000 का बैलेंसिंग इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं, इसकी लाइफ 5 साल ही है, इसकी लाइफ 10 नहीं है। ओरिजिनल वाले की लाइफ 10 साल है, ये 5वें साल में लगेगा, और इसकी लाइफ 5 years है, तो इसको 5 साल में ही डिप्रीशिएट करना है। ऐसा ही बोला है ना। ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ 5 year लगेगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ नेट कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन ऑफ 1 लाख एनुअली। सो नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, बिफोर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, तो इसमें से डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर टैक्स सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, तब बनेगा वो कैश फ्लो जिसको मैं मेरे कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। दिस वॉज ऑल द डिटेल्स अबाउट वन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट आर का। एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट आर को अभी पॉज पे रखते हैं। प्रोजेक्ट के से रिलेटेड डेटा है हमारे पास, प्रोजेक्ट के की एनपीवी निकालते हैं, फिर प्रोजेक्ट आर पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट आर की एनपीवी निकालेंगे। वैसे भी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो दोनों की अलग अलग एनपीवी निकालते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच से यहाँ चलने में कुछ खासा फायदा नहीं है, इसलिए मैं दोनों प्रोजेक्ट्स की अलग अलग एनपीवी निकालूंगा। पर जो थर्ड पैराग्राफ है क्वेश्चन का, उसके अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वो जरूरी है प्रोजेक्ट के को सॉल्व करने के लिए भी, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। Depreciation is written off by the company on sum of years digit method। देखो WDV SLM ठीक चल रहे थे, पर इसको अपनी शांति समझ नहीं आ रही, तो ये परेशान करना चाहता है और चेक भी करना चाहता है कि फाउंडेशन में कितने मेथड पढ़ के आए हो, है ना। तो इसने यहाँ पे डेप्रीसिएशन दे दिया सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड को जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि वो जो लाइफ का रेशियो होता है, 10 साल है तो उस लाइफ के रेशियो में डेप्रीसिएशन बटेगा। मतलब 5 साल लाइफ है तो 5:4:3:2:1 के रेशियो में पूरी लाइफ को बांटना होता है अपने को। और उसके अंदर जो लाइफ का सम है वो निकल जाता है, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके, n इंटू n प्लस 1/2 से हम सम ऑफ
ईयर्स ऑफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के डेप्रीसिएशन यहाँ पे सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड से निकालना है। अभी हम चलिए इस मेथड से डेप्रीसिएशन फिर निकालेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इनकम टैक्स रेट 50% दे रखी है। अब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हैज टू बी कैलकुलेटेड एट 16%, तो डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 16% की है। इन्होंने एक तरफ हमारा काम मुश्किल करवाया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड देके, और फिर इन्होंने क्या किया कि पीवी फैक्टर दे दिया, जिसकी हमें कुछ खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर कर देता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का काम। ठीक बात है। विच प्रोजेक्ट इज बेटर अज्यूमिंग नो कैपिटल गेन टैक्सेस, तो वो डेप्रीसिएशन लगा के लास्ट ईयर में जो WDV आएगी, बुक वैल्यू आएगी, उसको सैल्वेज वैल्यू, मतलब जो हमारा 2,68,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट के का, और उसका लास्ट में हमें 20,500 जो रियलाइज हो रहा है, तो मुझे बुक वैल्यू से उसे कंपेयर करके कैपिटल गेन वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं है, क्लियरली बोला। अगर होते तो मैं निकालता, और फिर या तो जो रेट दे रखी होती है उसी पे टैक्स कर देता, या कैपिटल गेन टैक्स की जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है उस पे करता। देखिए, समटाइम्स इन कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन दे माइट प्रोवाइड यू अ टैक्सेबिलिटी criteria which is other than what you know or have studied in your income tax। तो आप उस इनकम टैक्स को कंसिडर मत करिएगा, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया आप उससे चलिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एम्बिगुअस है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जरूरी है टैक्सेबिलिटी वगैरह करना, उस सिनेरियो में जो आपको प्रेजेंट टैक्स लॉज पता है आपके इनकम टैक्स एक्ट के, वो यूज करिएगा, बट डू मेंशन अ नोट देयर, राइट। जैसा हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था, बट क्योंकि कैपिटल गेन्स हो रहे थे, हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी थी, तो मैंने कैपिटल गेन टैक्स को कंसिडर किया। और फर्स्ट ईयर में इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बाय दैट आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्योंकि 5 मैंने करवाया नहीं अभी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर एक और चीज थी, दो चीजें मैंने करी थी जो क्वेश्चन में मुझे कहीं कहीं नहीं थी। पहली चीज तो ये कि मैंने कैपिटल गेन पे टैक्स लगाया था, नॉर्मल टैक्स रेट पे ही लगा लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल गेन के अलग से टैक्स रेट दी नहीं थी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने एनी विच वेज उसे माना। जो फर्स्ट ईयर में लॉस इंकर हो रहा था, मैंने उसका टैक्स डिडक्शन भी लिया, और मैंने टैक्स को इनफ्लो माना उस पे लगना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लॉस था। ये दोनों चीजें मैंने नॉर्मल टैक्स की नॉलेज को अप्लाई किया उधर, और एक वर्ड दे रखा था उसके अंदर कि वो न्यू कंपनी थी, इसलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया लॉसेस को, और पहले ही ईयर में टैक्स का शील्ड ले लिया उस क्रिएटेड लॉस पे। ठीक बात है ना। यहां पर इन्होंने क्लियरली मना किया, इसलिए मैं कैपिटल गेन को कंसिडर नहीं करूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है दोनों प्रोजेक्ट की। देखिए, प्रोजेक्ट आर मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, प्रोजेक्ट के से रिलेटेड मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कैपिटल गेन टैक्स है नहीं। एक काम करता हूं, सबसे पहले जो नॉन एनुअल कैश फ्लोज हैं उनको कंसिडर कर लेता हूं, उसके बाद डिप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद एनुअल कैश फ्लोज कैलकुलेट करूंगा। ऑल्दो 1 लाख यहाँ यूनिफॉर्म है, बट हर ईयर का डिप्रीसिएशन अलग होगा, इसलिए कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे डिप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद, है ना। तो मुझे एनुअल कैश फ्लोज की भी एक टेबल बनानी पड़ेगी फॉर 10 ईयर्स, राइट। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम नॉन एनुअल कैश फ्लोज का एक टेबल बना लेते हैं फॉर प्रोजेक्ट के। ओके, तो फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग computation of net present value of project K। ठीक बात है। इसके अंदर हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे computation present value of non annual कैश फ्लोज। जो कैश फ्लोज एनुअली नहीं हो रहे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, too many years, right। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट के पर, वो है 2,68,000 का। तो 2,68,000 का आउटफ्लो ईयर 0 में लिख देता हूं। ईयर 10 में इसकी सैलवेज मिलेगी, वो सैलवेज मिल रही है मुझे 20,500 की, तो ईयर 10 में 20,500 का मैं इनफ्लो लिख देता हूँ।
यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। इसके बाद एक वर्किंग कैपिटल लगेगी, ईयर 0 में ही लगेगी। 40,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोला है डेटर और स्टॉक में, तो 40,000 का यहाँ मैं आउटफ्लो लिख देता हूँ, और हाथों हाथ इसका मैं इनफ्लो लिख दूंगा लास्ट ईयर में 40,000 रुपए का। ये भी डन हो गया। एक एडिशनल इक्विपमेंट लगेगा, उसके लिए इन्होंने कहा है कि ईयर 5th के एंड में लगेगा। आपको याद हो तो क्वेश्चन में बोला था एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट बैलेंसिंग इक्विपमेंट ऑफ 45,000 हैज टू बी इंस्टॉल्ड। तो 45,000 का ईयर 5 में आउटफ्लो हो जाएगा एक और इससे रिलेटेड कोई सैल्वेज नहीं है, ऐसा बोला है ना। इसके लिए बोला है द कॉस्ट ऑफ एडिशनल मशीनरी विल बी रिटर्न ऑफ टू डेप्रिसिएशन ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज इट। ये नॉन एनुअल कैश फ्लोज हमने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इनको नेट करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल देते हैं, ताकि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज आएगी उससे इसको सिर्फ एडजस्ट करना रहेगा और हमें प्रोजेक्ट के की एनपीवी मिल जाएगी। कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, नहीं तो मुझे यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स भी ईयर 10th में सबट्रैक्ट करना पड़ता, पर वो नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, मना किया है क्वेश्चन के अंदर हमें उसका कुछ भी करने से, ठीक है। तो फेयर इनफ। 2,68,000 प्लस 40,000 3,08,000 ईयर 0 में आउटफ्लो हो रहा है। ये आउटफ्लो है माय डियर फ्रेंड्स। ईयर 5th में 45,000 का आउटफ्लो है, उसको उधर ही रहने दो। और लास्ट ईयर में जो है हमें 60,500 का इनफ्लो है। लास्ट ईयर में 60,500 का इनफ्लो है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज, आई एम कंप्यूटिंग देयर प्रेजेंट वैल्यू। देखिए जो भी कर रहा हूं मैं, आई एम स्पीकिंग आउट लाउड वट एवर आई एम डूइंग ऑन दिस कैलकुलेटर। 3,08,000 तो ईयर 0 में है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं स्ट्रेट अप एम माइनस कर रहा हूँ। फिर 45,000 जो है वो 5th ईयर में है, तो इसको डिस्काउंट करूंगा। डिस्काउंटिंग रेट जो हमें दी है वो 16% है, तो डिवाइडेड बाय 1.16, राइट। और मैं 5 बार इक्वल टू दबाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 5, और अब इसको भी एम माइनस कर दूंगा। 3,08,000 मेमोरी में सब्ट्रैक्टेड ये और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एम माइनस, राइट। Now I'll type 60,500 on my calculator. These are all inflows, terminal inflows. एक salvage है, एक working capital है। मैं 10 बार इक्वल टू दबाऊंगा क्योंकि ये 10th ईयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसको मेमोरी प्लस करूंगा, ऊपर वाले आउटफ्लोज में से इसको ऑटो ऐड कर दूंगा और एमआरसी दबा दूंगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ ऑल नॉन एनुअल कैश फ्लोज विच इज इक्वल टू 3,15,711। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश नॉन एनुअल कैश फ्लोज है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एनुअल कैश फ्लोज का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लोज, इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्किंग चलूंगा तो थोड़ी सी अनटाइडी हो जाएगी, इसलिए मैं वर्टिकल चल रहा हूँ। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, these are the 10 years, ठीक है। कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स ये मुझे दे रखे हैं। मजे की बात यह है कि ये यूनिफॉर्म है 1,00,000 रुपीज के, तो इसको तो मुझे सिर्फ यहाँ मेंशन करना है 1,00,000। जो मेहनत का काम होगा वो होगा अब डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। 1,00,000 1,00,000 1,00,000 डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के मैं 2 कॉलम बना देता हूँ। ये डेप्रीसिएशन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर, और फिर डेप्रीसिएशन भूलिएगा मत, एडिशनल इक्विपमेंट पे और अलग डेप्रीसिएशन लगेगा, वो 5वें साल से लगेगा, ठीक है ना। मतलब 5वें में लग रहा है यानी 6ठे से लगेगा,
ठीक है, वो भी करेंगे। उस पे 5 साल का करना है और इस पे 10 साल का करना है। मेथड जो लगाना है वो सम ऑफ ईयर डिजिट्स लगाना है। तो अब हमारा काम है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। तो डेप्रीसिएशन किस रेशो में जाएगा वो करना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन इनिशियल इक्विपमेंट के लिए और साथ ही एडिशनल इक्विपमेंट के लिए, दोनों के लिए करना है। सुनिएगा मेरी बात। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में कुछ भी नहीं होता है, जो लाइफ होती है उसके रेशो में बांटना है। लाइफ होती है उसके रेशो में बांटना है, यानी जो फर्स्ट इनिशियल इक्विपमेंट है वो बटेगा 10:9:8:7:6:5:4:3:2 के रेशो में। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इस रेशो में अगर मैं मुझे बांटना है, जो अभी मैं बोला 10:9:8 एंड सो ऑन, तो मुझे इसकी टोटल चाहिएगी। अब या तो कैलकुलेटर पे 10 से लेकर 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 ऐसे करो आप, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इससे आपको सम मिल जाएगा इन सारे ईयर्स का, करेक्ट है ना। फिर क्या करना है, रेलेवेंट ईयर डिवाइडेड बाय दिस सम और इनटू कॉस्ट करते जाना है। तो आपको हर ईयर का डिप्रीसिएशन मिलता रहेगा। फिर से बोल देता हूं, रेलेवेंट ईयर डिवाइडेड बाय सम इनटू ओरिजिनल कॉस्ट, बेसिकली डेप्रीशिएबल वैल्यू सैल्वेज एडजस्ट करने के बाद, तो आपको हर साल का डेप्रीसिएशन मिलता जाएगा। चलिए इनिशियल इक्विपमेंट के लिए 10 ईयर्स का निकालते हैं अपन। उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो 10 इंटू 10+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 110, 110 डिवाइडेड बाय 2 55। वेरी गुड। एडिशनल इक्विपमेंट की लाइफ है 5 इयर्स, राइट, 5 इयर्स। तो इसके अंदर कैसे आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, दैट मीन्स 5 इंटू 5+1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5+1 6, 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आ जाएगा। चलिए इनिशियल इक्विपमेंट का डेप्रीसिएशन निकालते हैं। इनिशियल इक्विपमेंट में जो फर्स्ट ईयर है उसमें मैं डेप्रीसिएशन कैसे निकाल रहा हूँ, ये मैं आउट लाउड बोल रहा हूँ। देखिए मुझे डेप्रीशिएट करना कितना है, पहले मेरे को डेप्रीशिएबल वैल्यू पता करनी पड़ेगी। 2,68,000 मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पर उस पर -20,500 की सैलवेज है। तो मुझे बेसिकली डेप्रीशिएट करना है 2,47,500 का। तो फर्स्ट ईयर का मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मैं रब कर दूंगा बाद में। 2,47,500 इनिशियल इक्विपमेंट का फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन बता रहा हूँ, इनटू फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के एंड में 10 साल बचे हैं, तो इनटू 10, उस रेशो में बांटना है ना, इनटू 10 डिवाइडेड बाय 55। इससे निकलेगा फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन। तो डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10, करेक्ट, तो 45,000 आया। You getting what I'm trying to say? Now understand this. Every year, for every year, 2,47,500 divided by 55 would be common. उसको उस रेलेवेंट ईयर से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो क्यों ना 2,47,500 डिवाइडेड बाय 55 पहले से कर लें, जो आता है 4,500। अब 4,500 को रेलेवेंट ईयर से मल्टीप्लाई करता चलता हूँ, हर साल का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक बात है ना। तो इंटू 9 सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन है 40,500, 4,500 इंटू 8 36,000। बेसिकली हो क्या रहा है, जो रिमेनिंग लाइफ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऐसे करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो लास्ट ईयर का तो हमें पता है कि 4,500 आएगा, है ना। अब फोर्थ ईयर का निकालता हूँ, तो 4,500 इंटू 7 विच इज 31,500, then 4,500 into 6 which is 27,000, 4,500 into 5 22,500, 4,500 into 4 which is 18,000, 4,500 into 3 which is 13,500, 4,500 into 2 which is 9,000। ये हो गया हमारा क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डेप्रीसिएशन हर साल का। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा
कि एडिशनल इक्विपमेंट का भी डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एडिशनल इक्विपमेंट में हमें 15 से चलना है, तो एडिशनल इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 7 8 9 और 10, सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और 10th ईयर में, ठीक है। और चलेंगे हम ऐसे ही 5 4 3 2 1 के रेशियो में, एंड 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज बेसिकली 15, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट। तो जो फर्स्ट ईयर है उसका मैं लिख देता हूँ, उसकी कोई भी टर्मिनल वैल्यू है नहीं, सैल्वेज वैल्यू है नहीं। एडिशनल इक्विपमेंट जो था वो 45,000 का है, तो यहाँ से हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 15 into 5 देन 4 देन 3, है ना। तो 45 डिवाइडेड बाय 15 तो सभी के लिए करना है, तो 45 डिवाइडेड बाय 15 मैं कर लेता हूँ, 3000 आता है। अब मैं रेस्पेक्टिव डेप्रीसिएशन लिखता जाता हूँ इस ईयर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स्थ ईयर में डेप्रीसिएशन हो जाएगा 3 into 5 15,000, देन 3 into 4 12,000, then 3 into 3 9,000, 2 6,000 and 3 1 जा 3 3,000। आप इन डेप्रीसिएशन की टोटल अगर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 45,000 हो रही होगी। कर लीजिए भले ही 15,000 प्लस 12,000 प्लस वापस 9 और 6 15,000 प्लस 3,000 45,000, तो ये फुल्ली डिप्रीशिएट हो गया। और फर्स्ट 5 इयर्स में जो है एडिशनल इक्विपमेंट में कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब इंस्टॉल्ड ही नहीं था। ये दोनों डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से मैं टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसकी रेट चल रही है, क्वेश्चन में 50% बोली है, तो मैं टैक्स का कॉलम ही नहीं बना रहा, मैं सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ। उसमें ये डेप्रीसिएशन जो पीछे लिखे हुए हैं वो सीधे प्लस कर दूंगा, और लास्ट कॉलम में बना रहा हूँ सीधा कैश फ्लोज का। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग, आई एम स्किपिंग द अननेसेसरी पार्ट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, फिर सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा, उसमें ये जो डिप्रीसिएशन दिए हुए ये सीधे ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा सीधा कैश फ्लोज। फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी रहेगी, वो हम कर देंगे, ठीक बात है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा 1,45,000 का, ओ नो, नॉट 1,45,000, 1,00,000 में से 45,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा हमारा 55,000 का, ठीक है ना। 1,00,000 माइनस 45,000, 55,000, 55,000 का आधा कर देंगे तो 27,500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें 45,000 का मैं वापस डेप्रीसिएशन प्लस कर दूंगा, तो कैश फ्लो बन जाएगा मेरा 72,500 का। ऑलराइट, फिर 1,00,000 माइनस करना है मुझे 40,500, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 59,500। इसका हाफ कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, हाफ कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 50% टैक्स रेट है, 29,750। इसमें मैं 40,500 फिर से ऐड बैक कर दूंगा डेप्रीसिएशन का, तो मेरे कैश फ्लोज आ जाएंगे 70,250। ऑल्दो कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स यूनिफॉर्म है, पर कैश फ्लोज जो आफ्टर, जो प्रॉपर कैश फ्लोज बन रहे हैं आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन, वो नॉन यूनिफॉर्म बन रहे हैं, क्योंकि हमारा डेप्रीसिएशन एक अलग अलग फिगर का आ रहा है हर साल का। इसके बाद 1,00,000 माइनस 36,000, 64,000 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसको हाफ कर दूंगा मैं, 32,000 का मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें मैं 36,000 का डेप्रीसिएशन प्लस कर दूंगा, तो 68,000 का मेरा कैश फ्लो बन जाएगा। 1,00,000 माइनस 31,500, 68,500 का मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको हाफ कर दूंगा तो 34,250 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। इसमें वापस डेप्रीसिएशन 31,500 का मैं प्लस कर दूंगा, तो 65,750 का कैश फ्लो बन जाएगा। ऑल ईयर्स दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओनली। 27,000 माइनस किया 73,000 आया, इसका हाफ कर दिया 36,500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। इसमें वापस डिप्रीसिएशन प्लस करो 27,000 का, तो 63,500 का कैश फ्लो आया। यहाँ पे दो डिप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करने हैं, फिर उन दोनों को ऐड भी करना है। 1,00,000 माइनस 22,500 माइनस 15,000 गिव्स मी 62,500, 62,500 का कैश फ्लो आ रहा है। अच्छा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 31,250 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। इसमें प्लस कर दूंगा 22,500 और प्लस कर दूंगा 15,000, तो 68,750 का कैश फ्लो बना।
ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लाख माइनस 18,000 माइनस 12,000, तो जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स वो 30,000 का आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35,000 का आ जाएगा। इसमें प्लस कर दूंगा 18,000 एंड 12,000, तो 65,000 का आ जाएगा ये कैश फ्लो। 1 लाख माइनस 13,500 माइनस 9,000 गिव्स मी 77,500 डिवाइडेड बाय 2, 38,750 प्लस 13,500 प्लस 9,000, 61,250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ईयर 9th का निकालते हैं। 1 लाख माइनस 9,000 माइनस 6,000, सेम ओल्ड रिडंडेंट वर्क, बट अब है क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा। व्हाट कैन वी डू? 85,000 डिवाइडेड बाय 2, 42,500। इसमें वापस प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, प्लस 9,000 प्लस 6,000, तो आ जाएगा 57,500 का कैश फ्लो। लास्ट ईयर 1 लाख माइनस 4,500 minus 3,000 gives me 92,500 divided by 2, 46,250 plus 4,500 and plus 3,000 as depreciation, तो ये आ जाएगा 53,750। ये मेरे एनुअल कैश फ्लोज आ गए सब सालों के, जो एनुअली हो रहे हैं। कोई और ऐसा कैश फ्लो नहीं है जो एनुअली हो रहा था, जो लेना रह गया था हमारा इसके अंदर। जो नॉन एनुअली हो रहे थे उनका हम कैलकुलेशन पहले से कर चुके हैं, ऊपर वो आ चुका है हमारा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लिख दी हमने। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी रह रही है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आते ही हम एनपीवी निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट के की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज एट द रेट 16% इज इक्वल टू, चलिए अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें 16% पर। देखिएगा कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 72,500 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू m प्लस 7250 दो बार इक्वल टू m प्लस 68,000 तीन बार इक्वल टू 1 2 3 m प्लस 65,750 65,750 इज इन फोर्थ ईयर, तो चार बार इक्वल टू 1 2 3 4 m प्लस 63,500 दिस इज इन दी फिफ्थ ईयर, तो पांच बार इक्वल टू 1 2 3 4 and 5 m plus then 68,750 this is in the sixth year, 1 2 3 4 5 6 m plus 65,000 this is in the seventh year, तो सात बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 m plus 61,250 this is in the eighth year, तो आठ बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 m plus 57,500 नौ बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m प्लस लास्ट है 53,750, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, ये है 10th ईयर में, तो 10 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m प्लस मेमोरी रिकॉल sum of all present value of sum of all cash inflows is 3,22,000 and 22। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज आ रही है, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज, वो ऊपर हमने निकाली थी, वो आ रही थी 3,15,000, 3,15,711, 3,15,711। इसको माइनस कर देते हैं 3,15,711 को, तो एनपीवी आ जाएगी 6,311। ये एनपीवी हमें मिल रही है प्रोजेक्ट के से, प्रोजेक्ट के से। तो इसकी एनपीवी आ रही है 6,311। देखिए जब आप मॉड्यूल से आंसर चेक करेंगे तो उन्होंने क्या है, बुक में दिए हुए पीवी फैक्टर्स यूज किए हैं, तो उसमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस की राउंडिंग ऑफ हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रादर 2 प्लेसेस की हुई है। तो उनके और हमारे आंसर में इन द सेंस
न्यूमेरिटिकली जो आंसर आएगा उसमें फर्क आएगा, बट डिसीजन में फर्क नहीं आएगा। जो डिसीजन वहां आ रहा होगा वही डिसीजन हमारे पास भी आ रहा होगा, बस हमारी राउंडिंग थोड़ी प्रिसाइज है क्योंकि हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। सो अभी हमने क्या किया, प्रोजेक्ट के सॉल्व किया। अब इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट आर को भी कंसिडर करेंगे, प्रोजेक्ट आर की भी एनपीवी निकालेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट आर। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट आर। ठीक बात है। तो प्रोजेक्ट आर के लिए सबसे पहले वही नॉन एनुअल कैश फ्लोस पहले तो पढ़ लें, आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। प्रोजेक्ट आर विच इज द ऑल्टरनेटिव वन under consideration requires an initial investment of 3 lakh in machinery and as in project K investment in current asset 40,000। इसमें भी 40 का ही working capital चाहिए। The residual salvage value of machinery at the end of its useful life of 10 years is expected to be 25,000। तो जो salvage value 25,000 की है। The annual cash inflow before depreciation from the project is worked out at 80,000। वहाँ 1 लाख आ रहा था, यहाँ 80 आ रहा था, पर वो मशीन एक्चुअली सस्ती भी थी, पर उसमें बैलेंसिंग इक्विपमेंट चाहिए था जो इधर नहीं आ रहा है। तो एनुअल कैश इनफ्लो before depreciation from the project is worked out at 80,000 for the first 5 years and 1,80,000 per annum for the next 5 years। और आखिरी 5 सालों में इसका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, बैलेंसिंग इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा महंगा है, पर मे बी कि ये बेटर निकल आए, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर ही पता चलेगा उस चीज़ का। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है, पर यहाँ पे कोई एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई बैलेंसिंग इक्विपमेंट इधर नहीं चाहिए। पर इस 3 लाख को मुझे डिप्रीशिएट करना है, इसकी सैल्वेज वैल्यू 25,000 है, तो मुझे 2,75,000 को बांटना इसी रेशो में पड़ेगा। तो उसका मैं कॉलम बना लूंगा। पहले नॉन एनुअल कैश फ्लोज को देख लेता हूँ, खैर ज्यादा तकलीफ देने वाले नहीं है वो। ईयर 0 में 340 का आउटफ्लो हो जाएगा और लास्ट ईयर में 40 का इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं चाहूँ तो 40 की प्रेजेंट वैल्यू को आउटफ्लो मान के नेट भी कर सकता हूँ, मतलब 40 ईयर 0 में आउटफ्लो हो रहा है और लास्ट ईयर में 10th ईयर में इनफ्लो हो रहा है, तो बेसिकली इसकी प्रेजेंट वैल्यू ही एक तरीके से आउटफ्लो है। तो मैं 3 लाख में से इसकी 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू और ऐड कर दूं तो भी काम चल सकता है, और 25,000 और करना है। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, पर इसमें एक्चुअली प्रोजेक्ट आर के अंदर मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मिडिल ईयर नहीं आ रहा, 2 ईयर्स में ही खेल हो रहा है पूरा। एक ईयर 0 में और फिर 10th ईयर में। तो मैं नॉन एनुअल कैश फ्लोज की कंप्यूटेशन करके आपको यहाँ प्रेजेंट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इधर ध्यान दो। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज, नॉन एनुअल, ठीक है ना। नॉन एनुअल कैश फ्लोज देखना ऐसे चलेंगे, ईयर 0 एंड देन सीधा 10 लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से लेकर 9 में कुछ भी नहीं हो रहा नॉन एनुअल के लिए, है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा 3 लाख रुपए का और वर्किंग कैपिटल लगेगी 40,000 रुपए की। तो 3 लाख रुपए का तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया और वर्किंग कैपिटल हो गई 40,000 की, ये दोनों आउटफ्लोज हैं। तो ये हो गए 3,40,000 के। सर हम इससे पहले वाले में भी सिर्फ रेलेवेंट ईयर्स लिखकर ही बना सकते थे क्या? आप बिल्कुल बना सकते थे। प्रेजेंटेशन का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, आपकी मर्जी हो जैसे करो, एज लॉन्ग एज योर डिस्काउंटिंग इज करेक्ट, एज लॉन्ग एज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज करेक्ट, यू कैन सेलेक्ट एनी व्हाटसोएवर मेथड टू शो योर प्रेजेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो टर्मिनल इनफ्लो होगा वो भी मैं लिख देता हूँ, वो 25,000 का होगा, इधर क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो इनफ्लो होगा। और ये वर्किंग कैपिटल का 40,000 का इनफ्लो भी हो जाएगा, टोटल इनफ्लो हो जाएगा 65,000 का ईयर 10 में। देखिए कैपिटल गेन टैक्स अगर होता तो उसको मैं ईयर 10 में कर लेता, बट क्योंकि हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से चल रहे हैं तो एक्चुअली 10th ईयर में जो सैल्वेज वैल्यू बच रही होगी हमारी एसेट की वो 25 ही बच रही होगी, तो कैपिटल गेन टैक्स आने का कोई सिचुएशन भी अराइज नहीं होता है यहाँ पे। बेसिकली वो WDV मेथड में होता है, या हम डेप्रीशिएट किसी अलग सैल्वेज वैल्यू पे करें और डिस्पोज होते टाइम जो अलग सेल्स प्रोसीड मिल जाए तो
कैपिटल गेन की सिचुएशन अराइज होती है, बाकी होती नहीं। अगर हम उसी सैल्वेज वैल्यू पर डिप्रिशिएट कर रहे हैं जो उसकी सेल्स प्रोसीड आएगी एक्चुअली एंड ऑफ लाइफ में, तो सेल्स प्रोसीड और सैल्वेज सेम होगी, तो कैपिटल गेन के अराइज होने का चांस नहीं बढ़ता। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो मैं निकाल देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज, काफी सिंपलिस्टिक है वैसे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए करना क्या है, ईयर जीरो वाले की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी नहीं, 65,000 की 16% पे 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 65,000 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू, मुझे 10 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको मैं कर दूंगा m प्लस, 3,40,000 को कर दूंगा मैं m माइनस, और mrc कर दूंगा। ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज, 3,22,000, pardon, I beg your pardon, 3,25,266, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब मुझे निकालनी है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज। यहां पर ये यूनिफॉर्म भी नहीं है, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ कहा हुआ था कि पहले 5 सालों तक तो होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है इधर 80,000 है फर्स्ट 5 ईयर्स और 1,80,000 है नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो पहले 5 साल 80 लिख देता हूँ, फिर 180 लिख देता हूँ। 80,000, 80,000 for the first 5 years, then 1,80,000 for the last 5 years। ये जो है हमने कैश फ्लोज लिख दी। डिप्रीसिएशन यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ ईयर्स जो आएगा वो 10 ईयर्स ही है, तो ऊपर सम ऑफ 10 ईयर्स हम निकाल चुके हैं, वो आता है 55। फर्स्ट ईयर का डिप्रीसिएशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। देखिए जो इनिशियल इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो है 3 लाख की, उसको 25,000 की सैल्वेज वैल्यू तक डिप्रीशिएट करना है, तो डिप्रीशिएबल वैल्यू जो है वो है 2,75,000 की। मुझे हर साल क्या करना है, फर्स्ट ईयर का मैं इधर लिख के बताता हूँ, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू करना है 10। ये रेलेवेंट ईयर्स में बाजू में लिख देता हूँ फॉर माई रेफरेंस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, ताकि हमसे गलती ना हो जाए। 2,75,000 डिवाइडेड बाय 55 मुझे हर बार करना पड़ेगा, दैट इज 5,000। तो मैं 5,000 को मेमोरी में रख लेता हूँ और अब रेस्पेक्टिव ईयर से इसको मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूँ। तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 50,000, 5,000 इंटू 10, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये हमने सारे डेप्रीसिएशन लिख दिए। आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज आई नो लॉन्गर नीड इट। ये डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सीधा 50% कर दूंगा, मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये डेप्रीसिएशन वापस ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे मेरे कैश फ्लोज। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 माइनस 50, 30,000 बचा। 30,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देता हूँ, 50% की टैक्स रेट है, आधा हो जाएगा 15,000। इसमें 50,000 का डेप्रीसिएशन फिर से ऐड बैक कर देता हूँ, कैश फ्लो बनेगा 65,000। ये वापस अब मेरा चलता रहेगा सिस्टम जैसा पहले चला था। 35,000 डिवाइडेड बाय 2, 17,500, इसमें 45,000 वापस प्लस कर दो, 62,500, ये 40,000,
आधा हो गया 20,000, इसमें डिप्रीसिएशन प्लस कर दो वापस 60,000, 80 माइनस 35,000 इज 45,000, आधा कर दो 22,500 प्लस 35,000 तो 57,500, 50,000, 25,000, 55,000. Now 1,80,000 minus 25,000, 1,55,000 divided by 2, 77,500 plus 25,000, 1,02,500. 80 minus 1,80 minus 20, 1,60,000, 80,000. 80 में 20 प्लस किया 1 लाख. ये फिफ्थ ईयर से जो कैश फ्लो चेंज हुए हैं, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन इन्फ्लेट हो गया 180 पर पहुंच गया, उससे काफी डिफरेंस आ रहा है अब. 1,80,000 माइनस 15,000, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 2, 82,500 प्लस डिप्रिसिएशन अगेन 15,000, 97,500, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2, 85,000. अगेन इसमें 10 प्लस हो जाएगा 95,000, 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2, 87,500 प्लस 5,000 अगेन 92,500. ये मेरे एनुअल कैश फ्लोज है. अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है. मैं स्टार्ट कर देता हूँ. 65,000 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू m प्लस 62,500. सेकेंड ईयर है, दो बार इक्वल टू m प्लस 60,000, तीन बार इक्वल टू 1 2 3 m प्लस अब 57,500 चार बार इक्वल टू 1 2 3 4 m प्लस देन 55,000 पांच बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 m प्लस 1,02,500 छह बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 m प्लस देन 1 लाख सात बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 m प्लस देन 97,500 आठ बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 m प्लस देन 95,000 नाइन बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m प्लस 92,500 द लास्ट ईयर. इसमें 10 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m प्लस मेमोरी रिकॉल. प्रेजेंट वैल्यू of annual cash flows is equal to 3,52,007 007. ठीक है. नाउ इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉन एनुअल कैश फ्लोज जो हमने ऊपर निकाली हुई थी. वो आ रही थी 3,25,266. 3,25,266. इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी माइनस 325,266. तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 26,741. तो ऑफ कोर्स वहां तो सिर्फ 6,000 की आ रही थी, तो प्रोजेक्ट ये सेलेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ एनपीवी आ रही है 26,741 की, और प्रोजेक्ट के अंदर जो एनपीवी आ रही थी वो काफी छोटी 6,311. तो क्लियर विनर है प्रोजेक्ट आर, सिंस एनपीवी of project R is better than project K. Project R should be chosen among the
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। देखिए, अगर हम दोनों ही प्रोजेक्ट्स को कर सकते अगर, तो हम दोनों कर लेते, क्योंकि दोनों ने, देखिए प्रोजेक्ट आर बेटर है ऑफ कोर्स, बट प्रोजेक्ट के भी नुकसान का सौदा नहीं है, वहां पे भी वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, वहां पे भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, बस प्रोजेक्ट आर से थोड़ी कम आ रही है। बट अगर पैसा है, टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो बेस्ट ना सही, बट कोई और प्रोजेक्ट भी मिल रहा है पैसा कमाने को, तो हम कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को भी। बट यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। अब अगर दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो फिर मैं ज्यादा एनपीवी वाला प्रोजेक्ट लूंगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर से एक बात बता दूं कि बुक के अंदर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस की राउंडिंग ऑफ हुई है प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त, तो उनके फिगर हमसे मैच नहीं करेंगे। बट मैंने जैसा कि कहा था फाइनल आंसर मैच कर जाएगा, तो फाइनल आंसर मैच कर रहा है। आई होप आपको आज के इस सेशन में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर आधे से ऊपर टाइम तो हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड ने ही ले लिया। क्वेश्चन इतना कुछ खासा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, कैश फ्लोज तो एकदम सीधे सीधे थे, बस डेप्रीसिएशन की वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो गए। अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आप कैपिटल बजटिंग की बहुत प्रैक्टिस करिएगा घर पे। इस चैप्टर पे कमांड आनी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।